Assalamu alaikum, class 8 with your new lesson. I'm your history teacher, and today we will learn more about the Sir Syed Ahmad Khan and his services for the Muslim nation. Today is 30th April, Friday, and chapter 2 we have lesson 2. In last lesson we learned about the conditions of Muslims after the war of independence. सबसे पहले हम प्रीवियस लेसन को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इन दैट लेसन वी लर्न अबाउट कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई तो मुस्लिम्स की जो कंडीशन थी वो क्या थी और उस पर जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स था. कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर के बाद ब्रिटिश है उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी शुरू की जो कि एंटी मुस्लिम थी, यानी मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी, और उन्हें ऑप्रेस करना शुरू किया. वो हालात जिसमें कि सर सैयद अहमद ख़ान की सोच डेवलप हुई कि हमें एजुकेशन को फोकस करना चाहिए और मुस्लिम्स को अपनी हालात बेहतर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उनको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये सबसे पहले कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स जानें. सबसे पहले तो ये था कि मुस्लिम्स को नो जॉब्स, कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स को जॉब नहीं दी जाती थी. अब मुस्लिम्स की जॉब्स ख़त्म हो गई, मीन्स वो अब जो गवर्नमेंट मुलाजमत में थे वो बेरोज़गार हो गए. इस तरह इजेक्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड. नंबर 2, from agricultural land. समझिए एग्रीकल्चर से वो निकलना शुरू हो गए. नंबर 3, 1, 2, 3 एजुकेशन बैकवर्डनेस. एजुकेशन में भी वो बैकवर्ड थे बिकॉज वी नो English was replaced by Persian was replaced by English language. Education backward. Education में backwardness आ गई उनमें. फिर और इसकी मेन रीज़न जो थी वो ये थी कि लैंग्वेज चेंज हो गई. तो ये वो हालात थे जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने जब मुसलमानों के बहुत परेशानी देखी कि बेरोज़गार हैं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही उनको, जिनके पास एग्रीकल्चर का प्रोफेशन था उनको उसमें से निकाला जा रहा था. इस तरह वो एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए थे. तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने काम शुरू किया. एंड वी लर्न कि सर सैयद अहमद ख़ान was born in 1817 in Delhi. He was born in 1817 in Delhi, a noble family of Delhi. इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये अंदाज़ा लगाया कि हमें बेसिकली 3 डायमेंशनल जो है वो हमें काम करना चाहिए. सोल्यूशन जो था सर सैयद अहमद ख़ान ने वो दिया 3 डायमेंशनल. मुस्लिम्स की जो कंडीशन थी उस पर उन्होंने नंबर 1 सेड कि हमें लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, मीन्स ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिशर्स की कायम हो गई है, उसको अब निकाला नहीं जा सकता, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा. ठीक है. और एक फेल्ड अटैम्प्ट की जा चुकी है तो उसका फिर ये हल है कि लॉयल होना चाहिए टू ब्रिटिश. मुस्लिम्स को अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके साथ वफादार होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज़ को मानना चाहिए. नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए. एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए मुस्लिम्स को. नंबर
3, अवॉइड पॉलिटिक्स। मुस्लिम्स को पॉलिटिक्स से अवॉइड करना चाहिए और पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, तालीम हासिल करें, स्पेशली मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें और ब्रिटिश को ये एहसास दिलाएं कि हम आपके लॉयल हैं और पॉलिटिक्स को अवॉइड करें। सो ये सबसे पहले उन्होंने सॉल्यूशंस बताए। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने इसमें से अपने लिए जो है हर जो फील्ड है उसमें अपना काम जो है वो शुरू किया। अब लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, इसके लिए उन्होंने सब एक पैम्फलेट लिखा, कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। इसमें उन्होंने बताया कि क्या वजह थी रिवॉल्ट की, क्या वजह थी, और उन्होंने इसमें जो मेन वजह बताई मुझे कि इसकी वजह मेन ये नहीं है कि मुस्लिम जो है वो डिसलाइक करते हैं ब्रिटिश को। इसकी वजह ब्रिटिश की अपनी पॉलिसीज़ हैं कि वो लोगों को, लोकल पीपल जो है वो, लोकल लोग जो हैं वो पॉलिसीज़ में शामिल नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में। इसलिए उन्हें ये लगता है कि उन पर हुकूमत की जा रही है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट। सो ये चीज़ें उन्होंने कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट में बताई, जिसमें उन्होंने बेसिकली जो अपने 3 डायमेंशनल सोल्यूशन है उसमें से जो फर्स्ट है लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, वो इस तरफ एक कदम था। मुसलमानों की एक और नाराज़गी की वजह ये भी थी, इसमें हिंदूज़ भी शामिल हैं लोकल लोगों में, कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत की सरपरस्ती में बहुत ज़्यादा काम करने लग गई, बहुत एक्टिव हो गई। तो लोकल लोगों को ये लगा कि ये जो हैं ये लोकल लोगों के रिलीजियस बिलीफ को चेंज करवाने के लिए हुकूमत की तरफ से इक़दाम हैं, और इससे भी लोकल लोग जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में जो है तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बुक लिखी, लॉयल मोहम्मदियंस ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने उन मुस्लिम्स का जिक्र किया डिटेल से जो कि गवर्नमेंट सर्विस में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व करते रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। इसमें उनको लिखा। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने और कई ऐसे मज़ामीन लिखे जिसमें उन्होंने क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स को ये बताया कि वो दोनों होली बुक्स पढ़ने वाले हैं, तो उनमें कई चीज़ें कॉमन हैं। उन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि दे मस्ट कंसीडर एज द 2 issues ऑफ द 1 मैसेज, कि वो एक पैगाम के 2 मुख्तलिफ एडिशंस हैं। सो इस तरह उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुसलमानों के दरमियान जो है वो फासले जो हैं, इख्तिलाफ़ात जो हैं वो कम करने की कोशिश की। सो ये सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात एजुकेशन की फील्ड में स्पेशली जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट की मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उनकी बनाई हुई जो MAO स्कूल जो है वो MAO कॉलेज और MAO यूनिवर्सिटी बना, वो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से इंडिया में आज भी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी एक जो है सोर्स ऑफ एजुकेशन है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले मुरादाबाद में 1859 में स्कूल बनाया। ये सबसे पहला स्कूल था जो उन्होंने बनाया, और इसमें मॉडर्न एंड रिलीजियस एजुकेशन दोनों दी जाती थी, पर्शियन में और इंग्लिश में। 1859 में सबसे पहले बनाया, फिर उन्होंने गाज़ीपुर में बनाया, और ये जो गाज़ीपुर में स्कूल बनाया ये 1863 में बनाया। सर सैयद अहमद ख़ान ने कई इंस्टीट्यूट्स जो है वो बनाए, कई एफ़र्ट्स की। उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट भी इशू किया जो कि ट्रांसलेट करता था उर्दू, और उर्दू में मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स, मज़ामीन जो कि साइंस, लिटरेचर और सोशल इश्यूज़ वगैरह पे जो लिखे जाते थे मज़ामीन, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करवा के लिखा, इसमें पब्लिश किया जाता था, और इसका एक इंग्लिश सेक्शन भी होता था। फिर जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उन्होंने MAO स्कूल इन 1870
NAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल 1875 में बनाया, जो के बाद में NAO कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में 1920 में ये यूनिवर्सिटी में अपग्रेड कर दिया था। और इसमें पूरे सब कॉन्टिनेंट से मुस्लिम्स जो हैं वो एजुकेशन हासिल करने के लिए आते थे। यूनिवर्सिटी 1920। सो ये तो थे उनका एजुकेशन की फील्ड में खिदमत। अब हम उनका नेक्स्ट पढ़ेंगे एज ए सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन की फील्ड में काम किया, बल्कि मुस्लिम्स के लिए सोशल रिफॉर्म भी बहुत किए। एक उन्होंने ऑर्फन हाउस बनाया और अपनी पब्लिकेशंस के ज़रिए जो मुस्लिम्स को उन्होंने एजुकेट किया और उनको तैयार किया कि वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है कि जैसे ब्रिटिशर्स जो चीज़ें लेके आए हैं कंट्री में, उनके बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात का या शकूक व शुबाहत का इजहार ना करें, बल्कि उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि जो टेलीकॉम सेक्टर में, पोस्टेज एंड टेलीकॉम सेक्टर में या रोड्स एंड रेलवे में डेवलपमेंट हुई, उसको भी मुस्लिम्स ये कंसीडर करते थे, बल्कि नॉट ओनली द मुस्लिम्स बल्कि लोकल, कि ये जो ब्रिटिश हैं ये अपने बेनिफिट के लिए ये चीज़ें बना रहे हैं, इसका बेसिकली हम लोगों से कुछ लेना देना नहीं। सो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हमें ये जो है ना कन्फ्यूजन ख़त्म करनी चाहिए। और उन्होंने उसी दौर में एक ब्रिटिश ने लिखी थी बुक विलियम मोर लाइफ ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के ऊपर बहुत से एतराज़ात उठाए थे और उन्होंने अपनी सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया के नाम से एक बुक लिखी और उसमें उन्होंने उन एतराज़ात का जवाब दिया जो कि विलियम मूर ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे उठाए थे। और ये भी एक मुस्लिम्स की तरफ से उन्होंने उन सवालों के एतराज़ात के जवाब दिए। सो उन्होंने एक और बुक लिखी जिसमें उन्होंने कंपेयर किया होली कुरान और होली बाइबल को और प्रूव किया कि दोनों बुक्स जो हैं ये एक खालिक की तरफ से हैं। दे आर बेसिकली डिवाइन बुक्स एंड हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। कि इन दोनों में कई चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, जैसे इखलाक की जो तालीमात है वो हमारे कुरान पाक में और उसमें दोनों बाइबल में दोनों सेम हैं। देन इज सर सैयद अहमद ख़ान पॉलिटिकल जो सर्विसेज हैं। पॉलिटिकल सर्विसेज में हमने जैसे पहले पढ़ा है कि सर सैयद अहमद ख़ान आस्क्ड मुस्लिम्स not to take part in politics because मुस्लिम्स अभी एजुकेटेड नहीं थे, बहुत तालीम के मैदान में बहुत पीछे थे, क्योंकि पर्शियन को चेंज कर दिया गया था इंग्लिश में, और बहुत हेजिडेंट थे कि भी हम मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें या ना करें। जबकि उसके मुकाबले में हिंदुओं ने इस चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया और उन्होंने तालीम हासिल करनी शुरू कर दी इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी वजह से जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स आती तो वो क्वालिफाई करते, पहले तो मुस्लिम्स कोई क्वालिफाई ना करता, हिंदू क्वालिफाई करते उन जॉब्स के लिए, और फिर अगर कोई कर भी जाता तो ब्रिटिशर्स की जो कोशिश थी कि मुस्लिम्स को जॉब्स ना दी जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए ताकि वो एम्पावर्ड ना हो। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने इसलिए सोशल सर्विसेज भी जो हैं वो की। सबसे पहले तो उन्हें जो शुरू में उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हिंदुओं और मुस्लिम्स को मिलके काम करना चाहिए, बट इन 1867 जब हिंदुओं ने जो एक कॉन्फ्लिक्ट किया ऑफिशियल लैंग्वेज के हवाले से, जिसे हम कहते हैं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन 1867, उससे सर सैयद अहमद ख़ान को सबसे पहले तो अपने ये व्यूज़ चेंज करने पड़े
कि दोनों नेशंस को मिल के काम करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम्स पे यानी कि ज़्यादा फोकस कर दिया कि मुस्लिम जो हैं वो एक अलग कौम है और उनके अलग राइट्स हैं। सर सैयद अहमद ख़ान वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहा कि वो लोकल लोगों को भी अपनी उसमें शामिल करें, अपनी जो फैसला करने वाली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें उनको भी शामिल करें। सो ही हिमसेल्फ वॉज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 1878 till 1882. He himself was the member of the Central Legislative Council, जिसका मकसद के पॉलिसीज़ बनाना होता था। और इसी तरह उन्होंने 1883 में जब गवर्नमेंट ने बिल पेश किया पास करने के लिए, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट सजेस्ट की और डिमांड की कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है सबसे पहले उन्होंने डिमांड की। एंड आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसमें ये मेजॉरिटी मोस्टली माइनॉरिटीज़ जो है वो डिमांड करती होती है। मिनॉरिटीज़ इसलिए डिमांड करती होती हैं कि वेस्टर्न जो सिस्टम ऑफ द इलेक्शन है जिसमें कि लोग 1 वोट 1 पर्सन वोट कास्ट होता है, उसमें मिनॉरिटीज़ को ये होता है कि उन्हें फेयरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, तो इसलिए फिर उनके लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं अलग इलेक्शन के ज़रिए। सो ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया और ये बाद में 1909 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। मीन्स आप सर सैयद अहमद ख़ान के जो पॉलिटिकल विजन या विजडम है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1883 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, जो कि इवेंचुअली जाके कहते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद बनी। इन 1885 नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड फाउंडेड बाय अ ब्रिटिश एयू। और सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स को रोका कि वो इसको ज्वाइन ना करें, बिकॉज़ इसमें हिंदुओं ने बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट किया और इसके मेंबर बन गए, एक्टिव मेंबर बन गए, जबकि मुस्लिम्स जो थे वो भी तादाद में कम थे, एजुकेटेड नहीं थे। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि इस जमात की जो थी बुनियाद थी कि फ़िलासफ़ी थी कि जिसकी बुनियाद पर ये बनाई गई थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें उन्होंने कहा कि इससे डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी कायम होती है और मुस्लिम्स क्योंकि मिनॉरिटी में है तो इसलिए वो कभी भी रूल नहीं हासिल कर सकेंगे, वो हमेशा जो है वो स्लेव बन जाएंगे और हमेशा जो है वो हिंदू ही गवर्नमेंट हासिल करेंगे। तो इसलिए ये उनके जो है पॉलिटिकल थॉट्स थी। इसके अलावा उन्होंने जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई 1886 में, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद ये था कि मुस्लिम जो एजुकेटेड लोग हैं वो इकट्ठे हों, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करें और मुख्तलिफ तालीमी इदारे बनाए जाएं या जो पहले से तालीमी इदारे हैं उनकी बेहतरी के लिए जो है काम किया जाए। और ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है इसी के प्लेटफॉर्म पे जो है जब मुस्लिम लीग बनाई गई है तो इसी के प्लेटफॉर्म पे लोग इकट्ठे थे जो मुस्लिम लीडर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के। इसलिए हम अपनी हिस्ट्री में सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज को वेरी इंपॉर्टेंट समझते हैं, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि पॉलिटिकल भी और सोशल रिफॉर्म्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो इस लेसन में हमने लर्न किया कि जो उनकी एजुकेशनल सर्विसेज थी कि उन्होंने सबसे पहले मुरादाबाद में एक मदरसा बनाया, फिर उन्होंने गाज़ीपुर में बनाया, फिर 1875 में उन्होंने एम.ए. स्कूल बनाया जो कि 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। उन्होंने ऑर्फन हाउस भी बनाया, उन्होंने खुतबात अहमदिया लिखे, पॉलिटिकल फ्रंट पे उन्होंने 1878 से लेके 1882 तक वो नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे। 1883 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया और 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उन्होंने मुस्लिम्स को मना किया कि वो ना करें, इसका
हिस्सा ना बने। और 1886 में उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, जो कि आगे जाके मुस्लिम्स के लिए इसने बहुत ज़्यादा खिदमत अदा की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।